बच्चे अब जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देखो बच्चे इस बुक का नाम ही क्या आईडी का कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इस बुक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि 1947 से लेके और 2023 तक हमारे देश के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग ये पूरी बुक बनाई गई है। अब अभी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि 1947 के अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस थी, यानी एग्रीकल्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ट्रेड कैसा चल रहा था, फॉरेन ट्रेड कैसे चल रहा था, यानी बेसिक पढ़े थे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को किसी चीज को कंपेयर करना है बच्चे तो मेरे को उसका पहले पता होना चाहिए कि वो पहले कैसी थी, तभी तो आप प्रेजेंट को कंपेयर कर पाओगे। तो लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पास्ट देखा था कि 1947 में हमारे देश की कंडीशन किस तरीके से थी। लेकिन अब जो प्रेजेंट है, अब यहाँ पे आप कहोगे 1947 से 90 तक क्यों लिया? बेटा हमारा जो सेशन है ना प्रॉपर, अगर हम बात करें तो हमने इस पूरी बुक को भाई 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 से लेके 1990 का अलग से एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां तक हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, यानी हमारे देश के अंदर जो मेन चेंजेस आए थे बेटा वो आए थे एनईपी के बाद, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद। तो इसीलिए इस चैप्टर को बिल्कुल अलग रख दिया गया 1990 तक का, और उससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो सारा क्या पढ़ेंगे आफ्टर 1991 या फ्रॉम 1991। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे। देखो इसमें क्या बोला है। पहला चैप्टर क्या था बच्चे हमारा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड चैप्टर आपका अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, और थर्ड क्या है बेटा इसमें? इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे इसको। सबसे पहले आता है बेटा इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं आफ्टर 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। 200 साल बाद हमें क्या मिली थी बच्चे? यहाँ पे आजादी मिली थी। ठीक है, अब कहते हैं नीडेड, कहते हैं अब जब आजादी मिली तो यहाँ पे ये टॉपिक समझाया जा रहा है कि आजादी मिलने के बाद हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल के अंदर। सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी रीबिल्ड द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि बेटा हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, यानी कि रुकी हुई थी और वो बहुत पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी। तो अब उसको हमें क्या करने की जरूरत थी बेटा? रीबिल्ड करने की जरूरत थी, दोबारा से आगे लेके आने की जरूरत थी इनटू अ डेवलप इकोनॉमी। और किसमें कन्वर्ट करने की जरूरत थी? एक डेवलप नेशन के अंदर या डेवलप इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक प्लान। हमारे सामने बेटा दो चैलेंजेस आए थे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है हमारा और इकोनॉमिक प्लानिंग हमने किस तरीके से करी। तो यहाँ पे देखिए अगले पेज पे आप, कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरीके की इकोनॉमी हमारे यहाँ पे पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले इकोनॉमी आती है बेटा हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो मेन पॉइंट है कि मीन ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी इसको चलाने वाले जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे कौन होती है? हमारी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट के बाद दूसरी इकोनॉमी आती है बच्चे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और इनका जो मोटिव होता है बच्चे वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। और इसको कौन चलाता है? सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर चलाता है। देयर आफ्टर बच्चे हमारी आती है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बच्चे उसको कहा जाता है जिसके अंदर कुछ रोल हमारा प्राइवेट सेक्टर पे करता है और कुछ रोल क्या करता है? हमारा पब्लिक सेक्टर पे करता है। तो कहता है पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर allotted their respective roles for solving the central problem of the economy। यानी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? जो रोल प्राइवेट के होते हैं प्राइवेट को दे देती है, और कुछ रोल जैसे गवर्नमेंट ही कर सकती है, जैसे हमारा रेलवे है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब किसके पास रहता है? हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है, गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, तो तीन तरीके की इकोनॉमी हमने पढ़ी। पहली जो गवर्नमेंट चलाती है, दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है, तीसरी जो दोनों मिलकर चलाते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इन दोनों इकोनॉमिक्स के बीच का एक एक करके डिफरेंस पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बेटा 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करती है हमारी ये दोनों की दोनों इकोनॉमिक्स आपस में मिलकर, यानी दोनों इकोनॉमी ऐसे करती है। कैसे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है बच्चे? अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो जाता है यहाँ पे प्राइवेट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी होगा ये? प्राइवेट। और यहां पे ये हो जाती है बेटा हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी। ठीक है, दोनों में बच्चे जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ये आता है यहाँ पे, दोनों में जो डिफरेंस आता है, प्राइवेट सेक्टर बच्चे जो काम करता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो काम करता है
वो करता है बेटा किसके लिए? यहां पे प्रॉफिट मोटिव के लिए। और जो गवर्नमेंट सेक्टर बच्चे हमारा काम करेगा वो काम करेगा किसके लिए? यहां पे वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली दो रोल्स होते हैं। तो यहां से हमें पूरी चीजें समझ आ। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, कहता है गुड्स आर प्रोड्यूस दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो बेटा प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो ऐसी चीजें बनाएगा जिससे उसे प्रॉफिट क्या मिले बच्चे? ज्यादा से ज्यादा मिले। गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और गवर्नमेंट कैसे सोचेगी? वो ये नहीं सोचेगी कि प्रॉफिट किसमें ज्यादा मिले, वो ये सोचेगी कि हमें क्या चीजें बनानी चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी को क्या है? रिक्वायर्ड है। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यूजिंग चीपर टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, वो कोशिश करेगा क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है तो वो कोशिश ये करेगा कि हम सस्ते से सस्ती टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे पास मुनाफा प्रॉफिट ज्यादा बचे। गवर्नमेंट डिसाइडेड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से गुड्स का प्रोडक्शन करना है अच्छे से अच्छे ढंग से। ठीक है, कैसे? अच्छे से अच्छे तरीके से। फॉर whom टू प्रोड्यूस, कहते हैं बेसिस ऑफ देयर कंज्यूमर इनकम और परचेजिंग पावर। इसके अंदर बेटा ये किसकी बेस पे बनाते हैं? ये देखते हैं सामने वाले की इनकम कितनी है या उसकी परचेजिंग पावर। बेसिकली अगर इन शॉर्ट में बोलता हूं तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करी जाए तो इनका जो मेन फोकस रहता है बच्चे वो किस पे रहता है? हमारे रिच सेगमेंट में रहता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं बच्चे, बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। इसके अंदर बेटा लोगों के लिए बनाया जाता है जो वो चाहते हैं, ना कि वो जो अफोर्ड कर सकते हैं। यानी इसके अंदर गवर्नमेंट किस पे ध्यान रखती है? आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे ध्यान रखती है कि जो जो चीजें जरूरी हैं, जिनके बिना कोई इंसान जी नहीं सकता, उनके लिए प्रोडक्शन क्या करती है? वो ज्यादा करती है। इसके बाद इंडियन एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा जब हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, इनके होते हुए ही हमने कौन सी इकोनॉमी मान ली थी बच्चे? यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था। मिक्स्ड इकोनॉमी आप अभी भी पढ़ चुके हो। बेसिकली इट इज अ इकोनॉमी इन विच प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर बोथ वर्क टूगेदर। जो दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं बच्चे? काम करते हैं। उसे क्या बोला गया है यहाँ पे? मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया है। ठीक है, कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग पे आते हैं बच्चे। अभी हमने पढ़ा भी था कि हमारे जो दो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें से एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, समझ लेते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए, मीनिंग ऑफ प्लान, मीनिंग ऑफ, कहता है हाउ नेशन यूज इट्स रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज। यहाँ पे लिखा है इसके पीछे मीनिंग ऑफ प्लान में, हाउ द रिसोर्सेज शुड बी यूज। ठीक है, यानी जो भी आपके पास संसाधन है, आपके नोट्स में भी गिवन है कि हम उसको किस तरीके से यूज करें, वही क्या है बेटा? हमारा एक तरीके से प्लान कहलाता है। शुड हैव सम जनरल गोल एज वेल एज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बेटा प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे? प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कुछ जनरल गोल्स होते हैं, उसके जनरल गोल्स का मतलब कुछ उद्देश्य होते हैं और कुछ लक्ष्य होते हैं जो कि हमें कैसे कंप्लीट करने होते हैं? स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इसमें जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चे, एग्जांपल ये दिया था कि अभी इस टाइम पे आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है? हमें 12th क्लियर करनी है। तो आपका स्पेसिफाइड गोल क्या है? हमें 12th क्लियर करनी है। और आपका स्पेसिफाइड टाइम क्या हो गया? इन द बिटवीन 15th ऑफ February, क्योंकि वहां से आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे? बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहा गया है? कहता है डिफाइंड एज अ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है ये समझो। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? इनके बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, जो सब चीजों पे क्या करता है? टाइम टू टाइम सर्वे करता है। सर्वे का मतलब होता है एक तरीके से घूम के देखना कि इकोनॉमी के अंदर चल क्या रहा है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है लोगों को। उसकी बेस पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एरिया है ए करके, उसके अंदर स्कूल्स बहुत कम है, तो गवर्नमेंट का प्लान क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या खोले जाए? स्कूल्स ओपन किए जाए। आई बात समझ? तो ये बेसिक क्या होती है बच्चे? हमारी एक तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। फिर अब इंप्लीमेंटेशन क्या है बच्चे? कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद द प्राइम मिनिस्टर और एज द चेयरमैन। और इसके जो पहले जो हमारी प्लानिंग कमीशन कमेटी बैठी थी, ये नई चीज है बेटा यहाँ पे, कि जो हमारी पहली प्लानिंग कमीशन थी वो 1950 में थे। पहला प्लान कब था? 1951 था ना। प्लानिंग कमीशन बनाई कब गई? प्लानिंग कमीशन को बनाया गया 1950 में। अगर कोई पूछता है कि उसके चेयरमैन कौन थे, तो उसके चेयरमैन उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वही क्या थे बेटा? उसके उस टाइम पे चेयरमैन भी बने थे। ठीक है, लास्ट प्लान कब था बेटा?
Plan covering the period 2012 and 13, 2016, 17 was the last plan. Planning has now been abandoned and planning commission has been dismantled. आज की डेट में प्लानिंग कमीशन क्या कर दी गई है बेटा? बंद कर दी गई है। कोई 5 ईयर प्लान अब नहीं बनता। ठीक है, ये भी नई चीज समझिए अब आपने क्या कि 2016 और 17 के बीच में क्या हुआ था? लास्ट प्लान बना था, उसके बाद कोई भी प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। अब उसकी जगह किसने ले ली बेटा? नीति आयोग ने। In the place of a planning commission, the government has constituted the NITI National Institution for Transforming India आयोग। ठीक है, इसकी जगह पे अब कौन काम कर रहा है बेटा? अब यहाँ पे हमें थोड़ी चीज समझनी है बेटा। 2018 वो साल था जिसके अंदर हमारी जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी नरेंद्र मोदी क्या बने थे बेटा? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने आगे क्या करा कि जो फाइनेंशियल हमारे प्लान चल रहे थे, पंचवर्षीय योजनाएं, उसको क्या कराया गया? बंद कराया गया। और उसकी जगह पे क्या लेके आया गया बेटा? यहाँ पे नीति आयोग लेके आया गया। ठीक है, अगला बेटा था गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, जेम्स, खाओ और मौज लो। देखो अब बेसिकली क्या है जेम्स का? जेम्स G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड S फॉर सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है बेटा आत्मनिर्भर होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है ग्रोथ का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पे कहता है ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्री जीडीपी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। देखो बेटा, जब कंट्री की जीडीपी के अंदर क्या आता है? इंक्रीमेंट आता है अलग अलग सेक्टर से। और आप सबको पता है बच्चे, हमारे यहाँ पे जो सेक्टर्स की बात करी जाए तो 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। कहता है जीडीपी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले अगर हमें जीडीपी बढ़ानी है तो बच्चे क्या काम करना पड़ेगा? हमें कंट्री के गुड्स और सर्विसेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग द सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। और अगर आप और जीडीपी इंक्रीज करना चाहते हो तो जितनी भी सपोर्टिंग सर्विसेज है, बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, पावर, कम्युनिकेशन, ये सब क्या होना पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी के अंदर अच्छा करना पड़ेगा। इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? यहाँ पे समानता। कहते हैं बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू रीच द पुअर सेक्शन इंस्टीड ओनली बाय द रिच सेक्शन। मतलब कहते हैं जो बेनिफिट है बच्चे हमारे वो कहां पे पहुंचने चाहिए? रिच सेगमेंट की जगह पुअर सेक्शन तक भी पहुंचना चाहिए। कहते हैं कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हम कैसे कर सकते हैं बच्चे इस काम को? कि जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी जो हम पैसा बांटते हैं, इनकम बांटते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें सही तरीके से। ठीक है, यानी लोगों को इक्वली जाना चाहिए, ये नहीं कि रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम। दूसरा, यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री। और दूसरा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर या अपनी मशीन्स कैसी करनी चाहिए? अपग्रेड करनी चाहिए। आल्सो इंक्लूड चेंज इन द सोशल आउटलुक सच एज द रिकॉग्निशन वुमेन एम्पावरमेंट। और हमें एक चीज पे और ध्यान देना चाहिए, महिला सशक्तिकरण बोलते हैं ना इसको बेटा। ये क्या है बच्चे? बेसिकली यहाँ पे हमें ये बताना चाहिए कि हाँ भाई वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? एक तरीके से हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे आप क्या ला सकते हो? इकोनॉमी के अंदर समानता लेके आ सकते हो। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब है बच्चे यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड अ मॉडर्नाइजेशन। नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना ही क्या होता है बेटा? हमारे एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन होता है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैन बी डन बाय, कैसे किया जा सकता है? न्यू सीड वेराइटीज इन द एग्रीकल्चर। बेसिकली आप एग्रीकल्चर के अंदर क्या लेके आ सकते हो बेटा? नई सीड वेराइटीज ले आओ, HYV सीड्स वगैरह ले आओ। दूसरा, यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री, मशीन्स नई इंट्रोड्यूस कर दो। चेंज इन द सोशल आउटलुक, ये वो वाला पॉइंट आ गया कि आपको वुमेन रिकॉग्निशन को क्या करना पड़ेगा बेटा? बिल्कुल सामान लेके आना पड़ेगा। ये अब पॉइंट जो थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। सेल्फ रिलायंस। बेटा सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अपने ऊपर भरोसा करना या अपने ऊपर निर्भर होना। कहते हैं अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। कहता है हमें उन गुड्स के इंपोर्ट को बंद करना चाहिए जो हम अपने भारत में खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कैन बी डन बाय, कैसे कर सकते हैं बच्चे हम ये? रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी एंड नेशन पॉलिसीज। कहता है हमें कम से कम सामान बाहर से लेके आना चाहिए, उससे 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो उनकी इंटरफेरेंस कम हो जाएगी हमारे यहाँ पे, हम अपनी पॉलिसीज फिर अपने हिसाब से बनाया करेंगे। एरिया कवर्ड, फूड सप्लाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, इन सब के अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या हो सके? अपने ऊपर निर्भर हो सके। देखो इसके बाद बच्चे इसके अंदर हमने पढ़े थे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं बच्चे? यहाँ पे
जो जमीन से जुड़े कायदे कानून थे उसके अंदर चेंजेस लेके आना। क्या थे? लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू अ change in the ownership of a land holdings. It ensures that land is actually passed on to the people who actually cultivate it. गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक रूल निकाला, पहले जो जमीन होती थी वो किसकी होती थी? जमींदारों की। गवर्नमेंट कहती है नहीं, जमीन उनकी होनी चाहिए जो एक्चुअल के अंदर इसके ऊपर फसल उगाते हैं, जो इसके ऊपर मेहनत करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोवाइडिंग अ लैंड टू द टिलर ऑफ द सॉइल। इसको किस नाम से जाना गया? लैंड टू द टिलर। आपके नोट्स में लैंड टू द कल्टीवेटर, यानी जो जमीन है वो किसकी होनी चाहिए बेटा? टिलर ऑफ द सॉइल की होनी चाहिए, फार्मर की होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रेन रिफॉर्म्स। एग्रेन रिफॉर्म्स के अंदर बेटा दो तरीके के रिफॉर्म्स आए थे, एक आया था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और दूसरा आया था बेटा हमारा टेक्निकल रिफॉर्म। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में सबसे पहले आते हैं बेटा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, जमींदार्स हु कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल कल्टीवेटर्स एंड डिपॉजिट अ पार्ट ऑफ इट टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू वाज एबोलिश्ड बिफोर 1951। 1951 से पहले क्या होता था बेटा? जमींदार हमसे लगान के रूप में पैसा रेंट के रूप में लेते थे और वो किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या करा बेटा? इस सारी चीज को खत्म ही कर दिया। ठीक है, रिजल्ट ऑलमोस्ट 200 लाख टेनेंट्स into a direct contact with the government and were thus freed from being exploited by the जमींदार। लगभग 200 लाख फार्मर्स ऐसे थे जिनको शोषण किया जाता था, जिनसे बहुत ज्यादा रेंट चार्ज किया जाता था। गवर्नमेंट ने उनको फ्री कराया और अब उनको कोई रेंट देने की जरूरत नहीं थी। उन्हें जमींदारों से क्या दिलवाई? उन्हें एक तरीके से मुक्ति दिलाई। अब ओनरशिप राइट फॉर द टेनेंट्स। ओनरशिप राइट फॉर द टेनेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने करा बेटा कि जो भी जमीन होगी ट्रांसफर टू द ओनरशिप राइट ऑन टेनेंट कल्टीवेटर। अब उसका जो राइट था वो किसको दे दिया बेटा? टिलर ऑफ द सॉइल यानी कि फार्मर्स को दिया गया। इन सम स्टेट्स टेनेंट वर मेड द ओनर एंड आस्क्ड टू पे कंपनसेशन टू द प्रीवियस ओनर। इन्होंने क्या करा? कुछ जगह पे लोगों को ये कह दिया कि आप एक काम करो, जमीनें लेनी है तो आप ले लो, आप उसके बदले में क्या करना, जो पुराने मालिक है उनको क्या कर देना? थोड़ा बहुत कंपनसेशन पे कर देना। रिजल्ट gave tenants the incentive to increase output and this contributed to the growth in agriculture। बेटा इससे फायदा क्या हुआ होगा? हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ का किसान था ना, वो प्रोडक्शन इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि जो भी मैं प्रोडक्शन करता हूं उसका जो बेनिफिट आता है वो रेंट के बदले में मैं किसको दे देता हूं? जमींदारों को। अब जब जमीनें उसकी हो गई तो उसे किराया देना नहीं है, तो अब उसे ये समझ आया कि मैं जितनी भी मेहनत करूंगा यहाँ पे वो सारी की सारी मेहनत मेरे पास ही आनी है, जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो मेरा ही होगा। तो उसने मेहनत करनी क्या करी बच्चे? ज्यादा स्टार्ट करी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में क्या देखी गई? उस टाइम पे फिर ग्रोथ देखने को मिली। फिर आगे बढ़ते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंड सीलिंग। ये हमने कई बार पॉइंट पढ़ा कि गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा कि वो सारी जमीनें जो कि लोगों के पास हुआ करती थी, उनको जिनके पास भी एक्स्ट्रा थी उनसे ली। और रिजल्ट द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी बेटा कि जमीनें जो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है उनके पास ना रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? एक लिमिट तय करी कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी। ज्यादा जमीन वो सील करती थी और उन लोगों के बीच में बांट देती थी जिनको रिक्वायरमेंट होती थी। इस टर्म को हमने पढ़ा था लैंड सीलिंग के नाम से। इसके बाद आता है बेटा ड्रॉबैक्स इन लैंड रिफॉर्म्स की। ड्रॉबैक्स क्या थे, कमियां क्या थी? पहला इसके अंदर है फाइल। फाइल का मतलब फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, यानी कि कानून सही नहीं बने हुए थे। इंप्लीमेंटेशन डिले, इंप्लीमेंटेशन जो होता था पॉलिसीज का वो काफी लेट होता था। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिक्स नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और एक्सप्लॉयटेशन। अब फॉल्ट इन लेजिस्लेशन का क्या मतलब है बच्चे? कहते हैं इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूपहोल्स इन द लेजिस्लेशन। यानी हमने एक टॉपिक पढ़ा बच्चे अभी पीछे, लैंड सीलिंग। गवर्नमेंट ने क्या करा? एक्स्ट्रा जमीन को सील करा और बांटने की कोशिश करी, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी हमारे पिछले कानून के अंदर या पिछले कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जिसका लूपहोल किसने ढूंढा बेटा? पुराने जमींदार ने ढूंढा। और उसकी वजह से उन्होंने ये काम नहीं होने दिया, यानी कुछ जमीनें क्या हो गई? उनके अंडर ही रह गई। क्यों रह गई? रिजल्ट द इंटरमीडिएटरीज वर अलाउड टू रिटेन सब्सटेंशियल एरिया ऑफ अ लैंड फॉर द पर्सनल कल्टीवेशन। तो अभी भी कुछ जगह ऐसी थी जो जमींदारों के अधीन रह गई, जिसपे वो क्या कर सकते थे बच्चे? खुद से कल्टीवेशन कर सकते थे। बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो सील करना चाहते थे, लेकिन मान लो कुछ कागजों में कमी रह गई या कुछ कानून ऐसा बना हुआ था जिसको उन्होंने लूपहोल निकाल लिया कि उनके फेवर में था, तो वो जमीनें उन्होंने अपने पास से जाने नहीं दी। फिर इंप्लीमेंटेशन डिले, द बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट डिलेइंग इट्स इंप्लीमेंटेशन। भाई सीधी सी बात है, कई लोगों ने क्या करा? जमींदारों ने केस कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर आके, जो केस सालों तक कहां चलता रहा? फिर
कोर्ट में चलता रहा, जिसकी वजह से ये जो लॉ था ये क्या हो गया, काफी डिले होता चला गया। रिजल्ट, दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड इन द नेम ऑफ द क्लोज रिलेटिव, देयरबाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। इन्होंने क्या करा, कुछ जमींदारों ने तो वो अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी जगह, ताकि कानून के हाथ में कौन फंसे, वो रिश्तेदार फंसेंगे हमारे, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दीज स्टेट्स हैड गवर्नमेंट कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ अ लैंड टू द टिलर। कहता है दो जो स्टेट्स थी बेटा, केरल और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से चला, क्यों, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट चाहती थी ये सब हो। रिजल्ट, अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी इन द लैंड होल्डिंग कंटिन्यू। लेकिन बाकी स्टेट्स के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ, लैंडलॉर्ड ऑफन फोर्स देयर टेनेंट्स टू वॉलंटरी सरेंडर द लैंड बीइंग कल्टीवेटेड बाय देम। कई जमींदारों ने कोशिश करी कि हम किसानों को क्या करें बेटा, जबरदस्ती करी कि आप अपनी जमीनें क्या करो, हमें ही दे दो। रिजल्ट क्या था, देयर वर केस वेयर टेनेंट्स वर एक्सपेल्ड एंड द लैंड्स नाउ क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर एक्चुअल डीलर। कई जगह पे तो क्या किया गया बेटा, जो असली खेती कर रहा था उसको निकाल दिया गया और जमींदारों ने क्या दिखाया, हम ही यहाँ पे खेती करते हैं, हम ही फार्मर है, और वो जमीनें किसके नाम ले ली। जैसे आज प्रेजेंट में आप एक न्यूज पढ़ रहे हो कि शाहरुख खान की लड़की ने 12.41 करोड़ की जमीन ली है फार्मिंग के नाम पर, अपने आप को फार्मर शो कर दिया, है ना। तो ये आज का प्रेजेंट हो गया, ऐसे ही पास्ट में होती थी।